प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। क्लास 12th आज ही के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था कंप्रेहेंशन पैसेज या कह सकते हो पैराफ्रेज। आपके विवेक पर आधारित गद्यांश। हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चंस दैट हैज बीन मेंशन्ड और गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज एंड द पैसेज इज नॉट गिवन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. These passages are known as unseen passages. इन गद्यांशों को हम अपठित गद्यांश भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक में आपको पिछले पार्ट में बताया था कि सबसे पहले आप आराम से समझते हुए, लेकिन थोड़ा सा गति तेज रखनी है, गद्यांश को पढ़िए। इसके बाद आप जो भी टेंस में प्रश्न दिया गया है उस टेंस में ही उत्तर दें। प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, उत्तर का आधार तैयार करने के लिए प्रश्न में कुछ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये दी हुई है, उसको हम लिखते हैं। लेकिन प्रश्न में यदि सब्जेक्ट कर्ता के रूप में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम उसे हम उसे फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। यहां तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। यहां से आगे हम बात करते हैं इस सेशन में कि कौन कौन सी और चीजें हैं जिनको हम गद्यांश हल करते समय जिन्हें हमें काम में लेना चाहिए। मैंने पहले पार्ट में बताया था द हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स दैट हैज बीन गिवन इन योर क्वेश्चन, यू हैव टू राइट ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स इन योर आंसर्स प्लेटफॉर्म। बट माय डियर्स, इफ द हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज एंड डिड हैज बीन गिवन और द प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स have been given in your question, then you will not write these helping verbs in your answers platform. Do, does and did helping verbs are not written in the affirmative sentences or in your answer. यहां से आप लिखोगे यदि प्रश्न में डू, डज या डिड सहायक क्रिया हैं तो इन्हें उत्तर में नहीं लिखते हैं। इफ देयर इज डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब in the question, then we do not write it in your
आंसर्स प्लेटफॉर्म। ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम की क्लासेज यहाँ चल रही हैं। हालांकि बोलते समय मैं आपको प्रत्येक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करा देता हूं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, लिखते समय भी आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको इंग्लिश में लिखिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहें तो दोनों भाषा में लिख सकते हैं, चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, और वो अंग्रेजी में लिखना चाहें तो अंग्रेजी में लिखिए। डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट, यदि सहायक क्रिया डज है तो उत्तर में एमबी फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं, और डिड है तो एमबी फर्स्ट को एमबी सेकंड में बदल देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डू सहायक क्रिया का जिक्र मैंने यहां नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जब प्रश्न में सहायक क्रिया डू आती है तो मुख्य क्रिया क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। आपको फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी ही लिख देनी है। लेकिन जब प्रश्न में सहायक क्रिया डज है तो भी प्रश्न में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन उत्तर में हम उस फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ईएस लगा देंगे। कारण यह है कि सहायक क्रिया डज जब आती है प्रश्न में तो वहां कर्ता एक वचन दिया हुआ आएगा, और साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस भी लगाते हैं। और तीसरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड। यदि प्रश्न में डिड सहायक क्रिया है, you have to mind it, we always use the first form of the main verb with did helping verb। हमेशा से did सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उत्तर में हम did सहायक क्रिया को लिखेंगे नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज in which we do not use did helping verb, then we will have to write here the second form of the main verb, so you have to change the first form of the main verb into the second form। कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में जब सहायक क्रिया डिड दी हुई है तो हम यहां मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले और लिखना है अभी। इफ डज हेल्पिंग वर्ब इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन apply S or ES with the first form of the main verb, and there is did helping verb, then change the first form
चेंज द फर्स्ट फॉर्म इनटू द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो इसे सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया हो, कॉपी कर लिया होगा। आगे लिखिए, यदि प्रश्न Y से प्रारंभ है तो उत्तर में किसी कारण को बिकॉज, सिंस, फॉर, एज, टू से जोड़ते हैं। इन सभी से नहीं जोड़ना है, इनमें से किसी एक से जोड़ना है। मैं अभी समझा देता हूं आपको। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ओके डियर्स, मैं ऊपर लिखता हूं इसको और फिर समझाता हूं। यदि प्रश्न Y से प्रारंभ है तो उत्तर में किसी कारण को बिकॉज, सिंस, फॉर या एज से जोड़ते हैं। इफ द क्वेश्चन has been started with Y, then write the reason in the answer connecting with because, as, since, for, to। इसका मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इसका मतलब है कि यदि आपको प्रश्न में कोई कारण दिया हुआ है तो हम उस कारण को लिख देते हैं, लेकिन जब प्रश्न Y से प्रारंभ किया गया है, Y मीन्स होता है क्यों, तो उस क्यों के उत्तर में हम कारण को लिखते हैं। और कारण लिखते समय ध्यान रखना है, उत्तर को जोड़ने के लिए हमें इन कनेक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन सभी का हिंदी अर्थ वही होता है जो बिकॉज का होता है। बिकॉज माने क्योंकि होता है, एज माने क्योंकि होता है, जैसा कि होता है, सिंस माने भी क्योंकि होता है, फोर मीन्स क्योंकि होता है, टू माने भी क्योंकि होता है। ध्यान रखना है, हमने यही चीज पढ़ी है, सिंस माने से पढ़ा है, फोर मीन्स भी से पढ़ा है, लेकिन क्योंकि भी अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। आई केम लेट सिंस माई बाइक गॉट ए पंक्चर, मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक पंक्चर हो गई। तो सिंस और फोर दोनों ही क्योंकि को प्रकट करते हैं। आई रिकवर्ड विद इन ए मंथ, फोर आई टुक मेडिसिन रेगुलरली, मैं 1 महीने में स्वस्थ हो गया क्योंकि मैंने दवाइयों को नियमित रूप से लिया। चलिए यहां से आगे बात करते हैं।
यहां से आगे प्रिय विद्यार्थियों, यदि प्रश्न हाउ से प्रारंभ होता है तो उत्तर में तरीका लिखते हैं, जिसे टू या दैट से जोड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि हम सभी आंसर्स को किसी न किसी कनेक्टर से जोड़ते हैं। हम किसी उत्तर को लिखते समय उत्तर का जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है प्रश्न से, हम उसको सीधा सीधा भी लिख देते हैं, लेकिन ये सभी आंसर्स में ऐसा नहीं होता है। इफ द क्वेश्चन has been started with how, then write any way or method in the answer. While connecting to or while connecting with to or that, टू से जोड़ो या दैट से जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि प्रश्न हाउ मैनी या हाउ मच से प्रारंभ हो तो उत्तर में संख्या या मात्रा को लिखते हैं। If the question is with how many or how much, then write the number or quantity in the answer। इस तरीके से आपका ये प्रश्न का हल किया जाएगा। मान के चलिए आपका प्रश्न हाउ मैनी से प्रारंभ किया गया है, तो आप उसमें क्या करोगे, किसी संख्या को लिखोगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन यूर क्लास, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, या हाउ मच वाटर, कितना पानी इज देयर है इन दिस बकेट, इस बाल्टी में। ऐसे प्रश्न आते हैं
तो संख्या व मात्रा को लिखते हैं। कितने विद्यार्थी, संख्या लिखनी है, कितना पानी है, पानी की मात्रा लिखनी है, 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, जो भी है। अब हम बात करते हैं वेयर, WHERE। ये कुछ इंपॉर्टेंट वो लिखा रहा हूं, आप जानते हो इन सभी को, पहले पढ़ लिया होगा आपने। यदि प्रश्न वेयर या वहन से प्रारंभ हो तो उत्तर में स्थान या समय को लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इफ द क्वेश्चन इज with where or when, then write place or time in the answer। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, किसी स्थान या समय को। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहां इन्हीं शब्दों को लिखाऊंगा। प्रश्न वाई से प्रारंभ हो, उत्तर में कारण लिखो। प्रश्न व्हाट से प्रारंभ हो, उत्तर में किसी कार्य को लिखो या निर्जीव कर्म को लिखो। उत्तर किसी प्रश्न यदि किसी हाउ से प्रारंभ होता है, उत्तर में तरीके को लिखो। प्रश्न आपका WHO हु से प्रारंभ हो तो उत्तर में किसी कर्ता को लिखते हैं। प्रश्न आपका हाउ मेनी से प्रारंभ होता है तो संख्या को लिखो उत्तर में। हाउ मच से प्रारंभ हो तो मात्रा को लिखो। प्रश्न वेयर और व्हेन से प्रारंभ हो तो उत्तर में आप स्थान और समय को लिखो। और यदि प्रश्न आपका व्हेन और वेयर से प्रारंभ नहीं होता है, प्रश्न आपका हुज से प्रारंभ होता है, तो उत्तर में आप किसी संबंध को लिखो। प्रश्न WHOM हुम से प्रारंभ होता है तो उत्तर में आप हुम के अलावा यानी हुम से प्रारंभ हो तो उसमें हम सजीव कर्म को लिखते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके दिए हुए हैं पैसेज के, ये मैंने आपको बता दिए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पैसेज आपका 9 नंबर का आता है। हालांकि इस टॉपिक को कराया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको अति आवश्यक है इस टॉपिक से संबंधित कुछ रूल्स, कुछ नियम, कौन कौन से नियम हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जिनको हमें समझना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको अच्छे से पढ़िए। ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में आपका पैसेज फिर किया जाएगा, लेकिन वो पैसेज आपका नोट मेकिंग और समरी का होगा। ध्यान रखना है, आपका ये पैसेज केवल प्रश्न उत्तरों का है। 12वीं क्लास में 2 पैसेज आते हैं। एक पैसेज आता है आपको प्रश्न उत्तरों का और एक प्रश्न आता है आपको नोट मेकिंग और समरी का, नोट बनाने का और सारांश लिखने का। ये टॉपिक भी आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको फिर यहाँ उपलब्ध रहूँगा। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।